हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। एंड उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमका बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस कैसे करना है। तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये सीखेंगे। हाँ, ठीक है। एंड फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यही सारों में से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये। एंड फिर हमें पढ़ना है कि हीट इन रिएक्शन, 2 टाइप के हीट रिएक्शन होते हैं, वो आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। फिर आपके होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड साथ में ये 2 टॉपिक्स भी। फिर हमें पढ़ने हैं चेंज, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। और मैं आपका 100% बता देता हूँ कि 101% मैं श्योर हूँ कि आपका जो पेपर है वो यही से बनेगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है? बेसिकली वो एक प्रोसेस है जहाँ पे एक नया तरीके का केमिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका यही याद रखना है, ए प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्म, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, यानी कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? आपका पानी प्रोड्यूस होगा, यानी वाटर। फिर हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो, केमिकल इक्वेशन है बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स एंड फॉर्मूला के जरिए। यानी अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जब हम केमिकल रिएक्शन को जब इस तरीके का सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के लिए H लिया, ऑक्सीजन के लिए O लिया, फिर पानी के लिए क्या लिया? वाटर के लिए H2O। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो वही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक और चीज़ हमने नोटिस किया होगा कि ये देखो, हाइड्रोजन के बगल में G लिखा है, ऑक्सीजन के बगल में G, फिर क्या करें, वाटर के बगल में आपका L लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, बेसिकली इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट में G लिखा है ना, ये इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के बगल में G है, तो इसका मतलब क्या है? या नीचे देखो, G का मतलब क्या है? गैस। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, मुझे पता चल गया हाइड्रोजन एक गैस है। जैसे फिर ऑक्सीजन के बगल में G है, तो G का मतलब तो गैस होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट के बारे में बताता है ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला आता है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी पानी में जो सॉल्यूबल होता है उसके लिए हम AQ सिंबल यूज़ करेंगे। फिर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में इनसॉल्यूबल है ना, उसके लिए PPT या फिर ये डाउनवर्ड एरो। फिर सॉलिड चीज़ों के लिए S, फिर लिक्विड के लिए L। देखो, पानी एक लिक्विड है ना, तो इसके लिए हमने L यूज़ किया। फिर गैस के लिए क्या यूज़ करेंगे? G यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस के लिए हमने G यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए भी G, इस तरीके से। एंड नाउ इस टॉपिक की सबसे मेन पार्ट, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखना नहीं आता तो आप एग्जाम में ना आपका मार्क्स कटेंगे और आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, मैंने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? आपको तो लिखना नहीं आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, पीरियोडिक टेबल ना 1 से लेकर 20 तक याद कर लो। 1 से लेकर 20 तक क्यों? देखो, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 से लेकर 20 तक ये पीरियोडिक टेबल लिख लिया, और आपको ना यही याद रखना है, इसकी बैलेंसी याद रखना है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, बैलेंसी जब हम निकालना सीखेंगे तो बैलेंसी जो है 1, 2, 3 या 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और बैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये 2882। आपको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा था? सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम का सिंबल कौन सा है? देखो, सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम का सिंबल है आपका ये Na, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे Na ले लिया, Na, सोडियम ले लिया। फिर मैंने यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl, यहाँ पे देखो क्लोरीन का आ गया, ये देखो Cl। जब आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे ना, तो क्लोरीन का सिंबल Cl ही होता है। एंड नाउ इस चीज़ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सोडियम का प्लेस वैल्यू कितना है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना प्लेस वैल्यू। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 11। तो 11 को किस फॉर्मूले में हमें लिखना है? किसके फॉर्म में? इस फॉर्म में, 2882 के फॉर्म में। तो पहले तो मैं 2 लिख सकता हूँ 11 को, ठीक है। एंड 2 के बाद 8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा? 10। और कितना सही है 11 के लिए? 1 सही है। तो ये जो आखिरी में जो 1 बचा है ना, तो वो क्या मेरा बैलेंस ही हो सकता है? देखते हैं बैलेंस ही कितना हो सकता है, 1, 2, 3 या 4।
यानी एक जो हमारा वैलेंसी हो सकता है। तो सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, तो मैंने 1 ले लिया। फिर क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का फ्लेक्सिबल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17 नंबर पे क्या हमारा क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको भी 2882 के फॉर्म में तोड़ो, पहले 2 तोड़ा, फिर 8 तोड़ा, तो ये कितना 10 के बाद कितना सा है 17 है ना, तो एक और 7 लिख देता हूँ 7। अब आखिरी में जो 7 बच गया, तो क्या इसका ये जो 7 है क्लोरीन का वैलेंसी हो सकता है। देखते हैं वैलेंसी क्या है आपका 1 2 3 4 ही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो 7 इसका वैलेंसी नहीं है। तो वैलेंसी कौन सा है भाई, तो देखो ये पहला प्लेस, सेकेंड एंड थर्ड में क्या होना चाहिए हमारा 8, ये 8 है क्या, नहीं है ना, तो 8 के लिए और कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 हो जाएगा आपका वैलेंसी किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड तो फिर इसका सोडियम क्लोराइड कैसा निकलेगा, तो सोडियम क्लोराइड Na आ गया, ये Cl भी आ गया। अब देखो दोनों का वैलेंसी सेम है ना, तो सेम है तो हम कोई भी हम नहीं लिखते, किसी का भी वैलेंसी नहीं लिखते, डायरेक्ट उसका नाम लिख दो NaCl सिंबल्स के तौर पे। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al कौन सा है, ये वाला आपका Al लिख दिया। क्लोरीन तो डायरेक्ट लिख देता हूँ क्लोरीन Cl। अभी हमने क्लोरीन का वैलेंसी निकाला, कितना है वैलेंसी 1 है। एल्यूमिनियम का कितना है, चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एल्यूमिनियम का है 13, तो 13 को तोड़ो इस फॉर्म में, तो 2, फिर मैंने लिखा 8, रुको थोड़ा नीचे कर देता हूँ समझाता हूँ। एल्यूमिनियम का क्या है 13 है पोजीशन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पोजीशन है, तो उसको किस फॉर्म में तोड़ना है आपको 2882 के फॉर्म में। तो पहले तो मैंने 2 लिखा, फिर 8 कितना हो गया 10, और कितना चाहिए 3, ये जो आखिरी में क्या 3 बच गया, तो क्या इसका बैलेंसी यही है। चलो देखते हैं बैलेंसी कितना है, 1 2 3 4 हो सकते हैं, तो 3 है, तो इसका मतलब यही इसका बैलेंसी है। तो एल्यूमिनियम का बैलेंसी आपका 3। अब देखना हमने एक चीज़ सीखा था कि अगर दोनों का बैलेंसी सेम है तो हम बैलेंसी नहीं लिखते, सिर्फ सिंबल्स लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी तो आपका 3 दिखाई दे रहा है, इसका 1 है, तो ये तो आप कट्टम कट्टी तो नहीं हो सकता, तो एक काम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन का 1 ये लेगा, तो 1 ये लेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एल्यूमिनियम का जो 3 है वो क्लोरीन लेगा, यानी क्लोरीन के पास वो 3 चला गया, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रियल फॉर्मूला क्या होता है आपका AlCl3। अब बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल का 1 से लेकर 20 तक याद कर लिया, उसका बैलेंसी निकालना सीख लिया एंड सिंबल्स लिखना भी सीख लिया। उसके बाद उसके अलावा भी आपको कुछ और भी है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैं यहाँ पे यह बॉक्स में जो लिखा है ना, इनके बारे में आपको जानना है। जैसे जब भी आपको बोले कोई एमोनियम, तो एमोनियम का सिंबल जो होता है NH4 होता है। ठीक है, वो 1 से लेकर 20 तक आपका नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया एमोनियम का सिंबल होता है NH4। फिर हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH-। ठीक है, ये याद रखना। फिर नाइट्रेट जो होता है आपका NO3, नाइट्रेट आपका NO3। फिर कार्बोनेट CO3, फिर सल्फाइड, फिर CO3, फिर आपका सल्फेट SO4। इन दोनों में आप बहुत सारे बच्चे ने कन्फ्यूजन है सल्फाइड और सल्फेट। जब भी सल्फाइड लिखा हो तो वो होता है SO3, फिर सल्फेट वो होता है SO4। ठीक है, या तो मोटा मोटा क्लियर। एन 1 से लेकर 20 तक तो हमने बैलेंसी निकालना सीख लिया, कैसे वो कट्टम कट्टाई करते हैं वैसे बैलेंसी निकालते हैं। उसके अलावा देखो ये 3 एमोनियम, हाइड्रोक्साइड, फिर नाइट्रेट, इन तीनों का वैलेंसी जो है ना वो 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैलेंसी 1। एंड उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होगा उन सब की वैलेंसी जो है ना आपका 2 ही मानना होगा। जैसे कार्बन का वैलेंसी कितना है 2, सल्फेट का कितना, और सल्फाइड का कितना 2, सल्फेट का कितना 2, तो वैसे आपको लिखना होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा, इन तीनों का वैलेंसी 1 है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी का वैलेंसी 2 ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब होता है Fe, सल्फेट क्या है यहाँ पे SO4, तो SO4 लिख दिया। एंड नाउ देखो फेरस आपका 1 से लेकर 20 तक है, नहीं है, डेट मीन्स इसका वैलेंसी कितना है 2। SO4 कितना है, SO4 इधर है, तो इसका वैलेंसी कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। एंड हमने सीखा था कि जब दोनों का वैलेंसी सेम है तो कट्टम कट्टाई करो और बस सिंबल्स लिख दो। FeSO4 हो गया आपका रियल इसका क्या करें फॉर्मूला। फिर आपका लेड
लेट होता है आपका Pb, नाइट्रेट क्या होता है यहाँ पे देखो नाइट्रेट लिखा था NO3, तो यहाँ पे लिख दो NO3, ये तो लिख दिया। अब देखो वैलेंसी चेक करो, Pb आपका 1 से लेकर 20 तक है, नहीं है, डेट मीन्स का वैलेंसी 2 है। NO3 का कितना है, NO3 का मैंने लिखा था ना, इन तीनों का वैलेंसी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखना Pb क्या करेगा, इसका 1 ले लिया तो यहाँ पे लिख देता हूँ, Pb जो है ना NO3 का 1 ले लिया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड NO3 क्या करेगा, NO3, अरे यार इसे ठीक से लिख देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Pb क्या करेगा, NO3 का ये 1 ले लिया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर NO3 क्या करेगा, इस Pb का 2 ले लेगा, तो मैं 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखना एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने 2 लिखा ये तो 32 हो गया, बट हमें पता है NO3 होता है और 2 होता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो अब लग रहा है ना कुछ ठीक, NO3 और यहाँ पे 2 अलग अलग, तो इस तरीके से लिखते हैं। एंड लास्ट में आता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है, इसे तो मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा। अब बच्चों हमें पढ़ना है व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये आया था, एंड ये अभी भी आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मतलब क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इसे हमें बैलेंस क्यों करना है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, इस एरो के ये क्या है आपका राइट हैंड साइड या आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो इन दोनों का जो आपका एटम्स है वो आपका सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का आइटम्स क्या 2, बट यहाँ पे ए का आइटम्स कितना है ही नहीं, बट यहाँ पे देखो ए का आइटम्स कितना है और बी का आइटम्स कितना है 2, बट यहाँ पर बी का आइटम्स है ही नहीं, तो यह क्या इक्वल है या सेम है, नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो देखो आप ए का वैलेंसी 2, ए का वैलेंसी 2 हो गया, बी का वैलेंसी कितना 2, बी का भी एटम्स 2 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको बैलेंस करना होता है। अब इसका मेन टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा था, हमें इसको बैलेंस क्यों करना है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको चेंज करता हूँ। देखो वाई बैलेंस, आपको हमें बैलेंस क्यों करना है, तो उसका ना एक सिंपल सा 2 टॉपिक्स आपको याद करना है। बैलेंस क्यों करना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही चीज़ मैंने यहाँ का A2 प्लस यहाँ पे लिख दिया B2, फिर आ गया हमारा AB। इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, देखो यहाँ का जो मास का जो एटम्स है तो वो यहाँ का मास के एटम्स की वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ का कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। मान लिया कि मैंने ए का जो मास है वो 2 है, तो इस 2 के साथ मिलकर कितना हो 2 2 जार 4 ग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बी का एटम्स भी मान लिया मैंने यहाँ पे 3 है, बी का ठीक है, बी का मतलब मास यहाँ पे 3 है और एटम्स कितना 2 है, तो 2 3 जार 6, तो इस तरीके से मेरा ये आ गया। तो सेम ये कितना था आपका 2 था, ये कितना 3, 2 3 जार 6 ही हुआ है, तो क्या बैलेंस हुआ नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेके आते इसको, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे ए का कितना था 2 था, ए का 3, तो ये कितना होगा 5 ही हुआ ना, बट यहाँ पे तो हमारा 10 हुआ या 5 हुआ। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ताकि 2 5 जार कितना होता है हमारा 10G। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका इक्वल होता है, ठीक है। इतना मोटा मोटा समझ में आ गया। अब देखना हमने जो ये बैलेंस किया, आपका बैलेंस करना है क्यों है, ये तो हमें पता चल गया कि टोटल मास ऑफ क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स वो शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ये जो मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है वो किस लॉ के जरिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो होता है आपका लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, ठीक है। ये लॉ याद रखना, MCQ में बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है और इसे आपको बैलेंस करना है। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था, और ये कब आया था मेरे को ठीक से याद नहीं, बट ये आया था, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक्स याद करना होगा। पहले आपको याद करना होगा मेटल, ठीक है। जब भी आपको कुछ बैलेंस करना है ना, तो सबसे पहले देखो मेटल, फिर आता है आपका नॉन मेटल्स। पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स को, फिर आता है आपका ऑक्सीजन, फिर आता है आपका हाइड्रोजन। इसी रूल का यूज़ करके आपको कोई भी बैलेंस चीज़ आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको याद रखना, मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है।
अब पहला नंबर देखते हैं, पहला मेटल कौन सा है, मेटल देखना है ना, मेटल मेटल ये देखो एफ ई मेटल। अब मुझे कैसे पता एफ ई है, जो भी ये पहला वाला होता है ना वही होता है आपका मेटल्स। पहला जो होता है वो आपका मेटल्स, दूसरे में होता है आपका नॉन मेटल्स, फिर आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले देखो एफ ई का या कितना एटम्स है, एक है, एक है मतलब कुछ भी नहीं मतलब एक ही हुआ ना। और यहाँ पे कितना है 3, ये तो 9 सा भी यहाँ 3 है या 1 है, तो कौन सा वाला कम है, ये कम है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 3 हो गया। अब फिर देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल है क्या, यहाँ पे तो नॉन मेटल है ही नहीं, तो उसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है 4, ये तो 9 सा भी है, यहाँ पे 4 ये तो गलत है, तो कौन सा वाला कम, इधर कम है, तो यहाँ पे मैं कितना लगाना, या 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लगा दो, 4 लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एंड नाउ लास्ट नंबर क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। इस साइड देखो 4 दूनी कितना 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है ओनली 2, तो यहाँ पे एक 4 लगा दो, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हमारा बैलेंस हो गया पूरी तरह, यस। एंड नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये कुछ ऐसा है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है, मेटल, तो मेटल कौन सा है भाई, मेटल आपका एल्यूमिनियम है, कैसे पता चला, क्योंकि ये पहला है तो वही आपका मेटल हो गया। तो मेटल का ये एटम्स कितना है 2 है, 2 ये इधर 2 है क्या, नहीं है, तो 9 सा भी है, तो यहाँ पे एक 2 लगा दो। अब देखना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि 2 को हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, ऐसे पीछे भी तो लगा सकते। नहीं बच्चों, आपको 2 को कोई भी आपको बैलेंस कर रहे हो ना, तो बैलेंस ही आपको सिर्फ आगे ही लगाना होता है, ये बात याद रखना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया। फिर इसके बाद आपका नॉन मेटल कौन सा है आपका, जो दूसरे में होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है क्या, नहीं भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अलग है, तो ये है ना पीछे Cl को बैलेंस करो। Cl इधर कितना है, एक ही है, इधर कितना 3, फिर से 9 सा पी, और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, ये और ये जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये आगे है ना इन दोनों का है, और ये सिर्फ इसका 2 3 ज़र कितना है 6 Cl, यहाँ पे 6 है Cl, यहाँ पे कितना है Cl है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है, सिर्फ आगे ही लगाना होता है, 6Cl, ये हो गया बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लगा दो 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। एंड नाउ देखो हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन किधर है, इधर, हाइड्रोजन के आगे कितना है 6, तो इस साइड में आपका हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर दो, 2 3 ज़ा 6 ऑलरेडी है, तो मतलब ये भी आपका बैलेंस हो गया। एंड नाउ थर्ड देखो, यहाँ पे देखो यहाँ का मेटल कौन सा है, देखो पहला वाले मेटल होता है, तो उसी को सॉल्व करो। Cu कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2, एरो की साइड देखना, ठीक है, एरो की साइड पे Cu2 कितना है 4 Cu हो गया, बट यहाँ पे 4 Cu है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे बस एक 4 लगा दो, तो ये Cu बैलेंस हो गया। एंड उसके बाद नॉन मेटल क्या है, ये पीछे वाला देखो S, तो या S का बैलेंस ही 1 है, S का बैलेंस 1 है सेम। एंड ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन का ये कितना है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2, ये तो 9 सा भी हुआ, तो कौन सा कम है, ये वाला कम है ना, तो इसके आगे लगा दो। एंड अगेन देखो जैसे मैंने इसके आगे लगाया, ये तो क्लोरीन बिगड़ गया, क्लोरीन तो हमारा 4 ही था, बट इस बार तो ये क्लोरीन के आगे लगा दिया, तो ये बिगड़ गया, कितना हो गया क्लोरीन, 2 2 ज़ा 4, ये कितना 6 क्लोरीन हो गया इस तरीके या इस साइड पे, बट इस साइड पे कितना क्लोरीन Cu है, सॉरी मैं क्लोरीन कह रहा था कब से, ये Cu, ठीक है, Cu यानी कि कॉपर कितना है यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ये 6 हो गया, 6 कॉपर है, बट यहाँ पे कितना है 4 है ना, तो इसको चेंज कर दो, मैं 4 को यहाँ पे लिख देता हूँ 6, फिर से कर रहा 2 2 ज़ा 4 6 कॉपर, ठीक है, सल्फाइड एक, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ठीक है, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। एंड नाउ ये फोर्थ वाला कट है। सबसे पहले मेटल देखो, बेरियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल है ना, तो ये देखो पहले मैं बेरियम से कहूँ बी ए, ठीक है, सेम, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चेक करो एल्यूमिनियम, ये भी आ गए ना, तो आगे वाला पहले चेक करते हैं। एल यहाँ पर कितना है, ये कितना लिखा है L2 था, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एल इधर 2 है, एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है ही नहीं इधर, 9 सा भी होकर रखा है इसके साथ, तो 2 लगा दो। एंड फिर आपको चेक करना है पीछे वाला कौन सा है, Cl कितना है यहाँ पे 2, हाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 2 3 ज़ा 6 Cl, यहाँ पे तो कम है,
तो इसको भी 6 बना, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें जो 6 होगा, 3, 2 3 ज़ार 6। एंड अगेन यहाँ पे देखो मैंने कहा बेरियम पहले चेक किया था, एक एक था वो सही था, बट जैसे मैंने 3 लगाया बेरियम बिगड़ गया। तो शुरुआत से फिर से स्टार्टिंग से करो। यहाँ पे बी ए कितना 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिखा मैंने 3 3, ये जो बैलेंस हो गया। एंड नाउ चेक करो क्लोरीन कितना 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 सही है, क्लोरीन भी होगा। एल यहाँ पे 2 है, एल 2 है, सही है। SO4 कितना है 3 है, और ये SO4 3, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। एंड यहाँ पे देखो 2025 का CBSE बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल चेक करो, PB कितना है 1, PB 1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद N देखो, N कितना है, N ये ब्रैकेट के बाहर ये 2 है ना, तो ये इन दोनों का है, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी। तो नाइट्रोजन का कितना 2 है, तो ये 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चेक करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 5 6 7 है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ओनली 6 ऑक्सीजन है। कौन सा कम है, ये कम है, तो इस वाले को हमें पहले सॉल्व करना। कितना लगाएंगे हम, पहले हम 2 लगाएं, ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 2 लगाना ही होगा, क्योंकि 1 2 लगा नहीं सकते ना, तो 2 2 लगा लो। जैसे ही मैंने 2 लगाया ये PB वापस बिगड़ गया, तो वही काम करेंगे वापस, फिर से शुरुआत से सॉल्व करो। PB2 है क्या, नहीं है, तो PB2 लिख दो भाई, कौन सी दिक्कत वाली बात है। फिर हम चेक करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होगा, ये 2 2 2 सा कितना हो गया 4 हुआ ना, बट यह 4 है क्या, नहीं है, 9 सा भी होकर रखिए, तो यहाँ पे एकदम 4 लिख दो, 4 हो गया। एंड देखो ऑक्सीजन वापस चेक करो, लास्ट ऑक्सीजन है ना, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 9 10 11 12, यस, यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। एंड आखिरी में बचता है ये वाला आपको मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करके बताने, ठीक है, ध्यान से देख लो सारे सॉल्यूशंस। एंड फॉर्मूला याद कर लो, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि कितने टाइप से होते हैं रिएक्शन के, 4 टाइप्स होते हैं। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखो 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक सिंगल, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन का हम क्या कहेंगे, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A + B + C, मैंने देखो 3 रिएक्टेंट्स को यहाँ पे कंबाइन किया तो कितना प्रोडक्ट निकला, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ABC या फिर D नाम का एक प्रोडक्ट निकला। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर कि एक कॉमन क्वेश्चन बता रहा हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको यही प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुका है, तो वो भी कराऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जब भी हम मैग्नीशियम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका एयर से आपका ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन लेके एयर के साथ मैग्नीशियम कंबाइन करता है। तो कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस ये ट्राइंगल का मतलब क्या है, आपका हीट, ये आपको याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, आपका मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो आप जलाने के बाद वो तो एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो एयर के कांटेक्ट में आके आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद आपका फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस बहुत सारा हीट रिलीज़ करता है। और हमें पता है कि हीट जब भी रिलीज़ हो ना, तो समझ लेना वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इतना मोटा मोटा क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लो। मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, वो किस कलर का आता है, आपका एक वाइट पाउडर, ये आपको याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, आपका सफ़ेद पाउडर जैसा। यहाँ पे हीट निकला, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड जब इसको जलाते हैं तो उसका फ्लेम जो है ना, वो एक वाइट फ्लेम होता है, जो कि वेरी ब्राइट लाइट, यानी कुछ ज़्यादा ही रोशनी करता है। अगर आप उसे देखोगे ना, तो आपका आंखों में सूजन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
सबसे पहले वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। मैंने कहा था कि मैग्नीशियम जो है वो एयर के कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कंबाइन करके, जिसके बाद क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, तो लिख दो टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। ये तो बहुत आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आइज। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब हम क्यों उसे आंखों से नहीं देख सकते या फिर क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो उसका सिंपल सा रीज़न देखो, मैंने क्या करा, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक वाइट फ्लेम निकलता है और वाइट फ्लेम क्या कहते हैं, सो ब्राइट लाइट आपका पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे आंखें जो है ना वो ख़राब भी हो सकती है जब देखोगे। तो वही लिख दो, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एमिट्स द dazzling white light so bright that you cannot see for a short time after looking it। वही कहा। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखना ज़रूरी है। हमने तो ये बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो हमने पढ़ लिया। अब देखो क्विक लाइम इन वाटर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो क्विक लाइम होता है ना वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है आपका ये स्लेक लाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स लिख दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लेक लाइम। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, ट्राइंगल, यानी कि क्या हो रहा है, हीट। मैंने बताया ना ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जहाँ पे हीट रिलीज हुआ वहाँ पे होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपका और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो ये याद रखना। और साथ ही आपका ये देखो बर्निंग ऑफ कोयल, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब भी क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बर्निंग ऑफ कोयल क्या है, तो आपका एमसीक्यू में आपका काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, उससे पहले जान लो ये रिएक्शन जो है ना आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है, ऑपोजिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या था, 2 या 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। बट ये क्या कर रहा है, एक सिंगल यहाँ पर रिएक्टेंट से आपका 2 या 3 4 ऐसे कुछ प्रोडक्ट निकालता है। तो ये है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन से रिएक्शन है वो जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 सोर्सेस आपको पढ़ना होगा। पहला आपका हीट जो कि थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फिर आपका लाइट जो कि फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। अब देखना हीट के बारे में आपको 2 ही रिएक्शन याद रखना है। ये देखो, एक है फेरस सल्फेट। ठीक है, और उससे पहले देखो हीट को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन और उसके साथ आपका थर्मलाइसिस भी। ठीक है, थर्मलाइसिस क्यों, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या कहते हैं वो आ जाता है कि थर्मल रिएक्शन क्या होता है, आपको थर्मलाइसिस क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, थर्मलाइसिस क्या है, जिस भी रिएक्शन में आपका हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, देखो हीट का जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो होता है आपका थर्मलाइसिस। तो उसके लिए देखो सबसे पहले फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या करे, जब उसको हीट करेगा तो आपको पैदा होता है FeO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, फिर आपका SO2 SO3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो क्या हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड फेरस सल्फेट क्या हीट, ये जो ट्राइंगल ये क्या है आपका हीट है। ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ना फेरस सल्फेट का आपको कलर्स याद करना है। फेरस सल्फेट का कलर कौन सा है आपका ग्रीन, फिर आपका फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपको पढ़ना होगा फेरस सल्फेट का ये क्या कहते हैं, ये देखो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये भी तो फेरस सल्फेट ही है ना। ये देखो ये भी फेरस सल्फेट, ये भी फेरस सल्फेट, पर ये दोनों अलग नहीं है। सबसे पहले ये वाला ही होता है आपका फेरस सल्फेट और आपका ये क्या 7 पानी के एटम्स। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जब भी बोलो तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए, और फेरस सल्फेट जब भी बोलो तो ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, एंड देखो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो क्या कहते हैं, ये फेरस सल्फेट ना अपना पानी छोड़ देता है। ठीक है, और वो किस कलर के होता है, वाइट कलर का, ये आपको याद रखना है। एंड मतलब मोटा मोटा कौन सा कि ग्रीन से वाइट, वाइट से आपका ब्राउन, डायरेक्ट ग्रीन से रेडिश ब्राउन नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ग्रीन से पहले वाइट होता है, फिर वाइट के बाद आपको रेडिश ब्राउन होता है। तो ये है आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और ये है आपका ओनली फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है आपका आपके सामने, देखो लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड इन कॉम्बिनेशन आई मीन डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सोर्सेज बताने। भाई तीन ही तो सोर्सेज था ना, ये देखो कौन कौन से सोर्स था, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो यही तीन होगा आपके आंसर्स। फिर हमें कहा गया इलिस्ट्रेट एनी, ये क्या लिखा, इलिस्ट्रेट एनी विथ ए सुइटेबल एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो इन तीनों का कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट तो अभी पढ़ा नहीं, हीट पढ़ा हुआ है, तो हीट का एग्जाम्पल दे दो। हीट का एग्जाम्पल जैसे हम ये दे सकते, फेरस सल्फेट, इसको हीट किया, फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 आपका निकल गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन एनी ड्राई क्या है बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, भाई बता रहा हूँ कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम जब हीट करें, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारा फेरस सल्फेट जो अपना पानी छोड़ता है, बस यही लिखना है। और उसके बाद क्या लिखा है, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अक्यूर, मतलब एक रिएक्शन लिखना है तो ये रिएक्शन लिख देना फेरस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का। एक और हीट थर्मलाइसिस का एक एग्जांपल है, वो है लेट नाइट्रेट। ठीक है, ये इस एग्जांपल का बैलेंसिंग तो मैं सिखा चुका हूँ, अब इसके बारे में देखो। इसका कलर याद रखना, लेट नाइट्रेट का कलर वाइट होता है, तो जब उसको हीट किया जाता है तो वो बनता है लेयर ऑक्साइड, यानी कि येलो कलर में। ठीक है, फिर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स है, जो इरिटेटिंग स्मेल होता है, यानी मैच स्टिक का जो स्मेल होता है ना, ठीक वैसा ही इरिटेटिंग होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए इरिटेटिंग स्मेल, तो आप बताए ना लेट नाइट्रेट का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, अब देखो। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लेट नाइट्रेट हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब, तो बता रहा भाई कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं हीट लाइटेड और लेट नाइट्रेट को बॉयल करने पे, यानी हीट करने पे। तो हमें पता है कि लेट नाइट्रेट को हीट करने पे कौन सा आता है, लेयर ऑक्साइड, यानी कि येलो कलर का लेयर ऑक्साइड। फिर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा, इरिटेटिंग स्मेल वाला ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अब बच्चों आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको दूसरा सोर्स है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला वो सोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका एक ही रिएक्शन है, वो है आपका H2O, उसमें करंट पास किया, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया। ठीक है, यही पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब ये तो H2O का मतलब पानी होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, तो ये जो आपका पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बार याद रखना, यहाँ पे लिखा है प्योर वाटर इज ए फुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि ये जो पानी है वो क्या है आपका फुल कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं है। तो फिर हम करंट कैसे पास कर सकते हैं, वो तो गुड कंडक्टर है ही नहीं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे, सो ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, यानी कि यहाँ पे क्या करें, कुछ एसिड के बूंद यहाँ पे ऐड किया गया, तब जाके आपका करंट पास हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला, ये किस टाइप का आयंस है, यहाँ पे रखना, हाइड्रोजन जो है वो माइनस वाला आयंस होता है, यहाँ रखना, और ऑक्सीजन जो है ना आपका प्लस वाला है। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैटायन, यानी कि माइनस वाला, एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन एट एनोड, यानी कि प्लस वाला। ठीक है, एंड उसके बाद यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का या वॉल्यूम और मास पूछा जाएगा। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो होता है 2:1, एंड मास पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं 1:8। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना होगा। अब जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करेंट सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने वही कहा ना कि पानी क्या है आपका फुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्योर वाटर इसे फुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे गुड कंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं, इस पे ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, कुछ ड्रॉप्स यानी कि एसिड के कुछ बूंद्स इस पे मिक्स करते हैं, तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, फिर हमें बताना है नेम द गैस लिवाइड एट द कैटायड एंड एनोड, एनोड और कैटायड के बारे में आपको बताना है। ये मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन क्या है आपका माइनस वाला, तो यानी कि वो क्या है आपका कैटायड, कैटायड है। फिर आपका ऑक्सीजन क्या है आपका एनोड, यानी कि प्लस वाला। ठीक है, इतना मोटा मोटा क्लियर। अब क्वेश्चन में आखिर में बोला है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द गैस एंड द कैटायड एंड एनोड, यानी कि कैटायड और एनोड का हमें बताना है क्या इसका जो वॉल्यूम और मास कौन सा है। मैंने बोला था ना इन दोनों का वॉल्यूम और मास इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया, तो बता रहा भाई वॉल्यूम क्या है आपका 2:1, मास क्या है आपका 1:8, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।